हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें। सबसे पहले हम एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे में UPPPBPB.gov.in लिखकर प्रचलित भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 पदों की संख्या 60,244 आवेदन की अंतिम तिथि ये लिख के आ रहा है। आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड इसके बाद में आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है पहले तो आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, इसके बाद में आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है, अपना जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे एंड फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 13 पॉइंट में नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है अदर इन्फॉर्मेशन, जहां पर 14 पॉइंट में आपसे पूछेगी क्या आप यूपी के मूल निवासी है, आपके पास यहां का निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यस करें। यस करने के बाद में 14A में आपसे पूछेगी क्या जो आपको छूट मिलती है या फिर रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC WS DFF एक्स सर्विसमैन HG कैटेगरी को, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। एंड यस करने के बाद में यहां पर फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का पदाधिकारी उसका नाम बताना है। नाम कह लीजिए कि उसकी पोस्ट, तो बेसिकली इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। यह सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको एक बार चेक करना है। उसमें आपको नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर देखने को मिलेगा कि आपके कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है और फिर उसकी पोस्ट को आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। फिर 14C में ये सर्टिफिकेट आपने कब जारी कराया है वो भी आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या है वो आप यहां पर 14D में लिख देंगे। फिर आता है आपका 14E, आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है। एंड फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जनरल SC ST वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जनरल है तो जनरल, अगर SC है तो आपके सामने सेम तरीके से ऑप्शन आएगा जहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी की पोस्ट का नाम देना है एंड उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी हुआ था वो भी आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपका अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। जिसका अप्रैल 2023 के पहले का बना हुआ है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है। फिर आप यहां पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखेंगे और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर भी आप यहां पर लिख देंगे। फिर आता है 16 पॉइंट की आप फ्रीडम फाइटर है, यानी कि फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 17 पॉइंट है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर आपने की है तो यस करिएगा, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले आप यहां पर हाई स्कूल बोर्ड का नाम लिखेंगे कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है, उस बोर्ड का नाम आप लिख देंगे। किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है, पहले आपको यहां पर आपका महीना सेलेक्ट करना है और फिर किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डन कर देंगे। रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहां पर 10th का रोल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। इसके बाद सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीरियल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है, तो आपने 12वीं किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिख देना है। कब आपने 12वीं पास कर ली थी वो साल आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर यहां पर आपको मंथ भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे रिजल्ट स्टेटस, तो आप इसमें पास करेंगे एंड इसके बाद फिर आपको 12वीं का रोल नंबर लिखना है और 12वीं का जो मार्कशीट सीरियल नंबर है या फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर लिख देंगे। फिर आता है 22 पॉइंट, जहां पर है कि क्या आपने DOE ACC NIELIT से कंप्यूटर में ऑल लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो यस करिए। यस करने पर आपको यहां पर किसके द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम देना है और आपको डेट ऑफ इश्यूइंग सेलेक्ट कर लेनी है और सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट देना है। नहीं किया तो आप नो कर दे, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना इस फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है। फिर 23 पॉइंट है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर आपने काम किया टेरिटोरियल आर्मी के अंदर तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। फिर आपका जो सिटी विलेज टाउन है जो भी है वो आप यहां पर लिखेंगे। आपकी जो स्टेट है वो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपना जो भी पिन कोड है वो आपको यहां पर डाल देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देने का इस फॉर्म के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है, आप ऊपर की तरफ सभी जानकारी को देखेंगे और अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये एडिट करने का मौका मिले ना मिले कुछ पता नहीं, मिलेगा भी तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप यहां पर कोई देरी मत कीजिए और अच्छे से इसमें देरी कीजिए और अच्छे से चेक कीजिए। एंड यहां पर चेक करने के बाद में इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आपको यहां पर नीचे कैप्चा कोड फिल करना है और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने आपका रेशन नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा, ये आपको यहां से भी
नोट कर लेना है एंड उसके बाद में एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। जो रेशन नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ तो जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो ओटीपी अभी आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में ये आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर आप बैक टू लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। नाउ गाइस आप देख भी सकते हैं कि आपका रेशन एक्टिवेट हो चुका है। अभी आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में एक बार फिर से रेशन नंबर यहाँ पर डालिए, जो डीओबी अभी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया डीओबी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब लॉगिन करते ही आपके सामने यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा। आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी गाइस यहाँ पर हम आते हैं पेमेंट के पेज पर, और पेमेंट के पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने के जो विकल्प है वो मिल जाएंगे। फीस आप यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट या फिर प्रीपेड कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर दे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप फीस को जमा कर रहे हो और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है बट यहाँ पर अपडेट नहीं होती, कोई एरर आ जाता है, तो ऐसे में गाइस आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है उसको अपडेट होने के लिए। ऐसा नहीं जल्दबाजी मत कीजिए कि आपने दोबारा से फिर से फीस जमा कर दी। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए आपकी दूसरी बार की फीस जमा अपडेट हो गई तुरंत के तुरंत, तो फिर जो आपकी पहले वाली फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। पर अगर आपने 24 से 48 घंटे का वेट किया, इस समय के अंदर अगर आपको आपकी फीस ना तो रिफंड हुई ना अपडेट हुई, तो तब जाकर के आप दोबारा फीस जमा कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, इतने टाइम के अंदर या तो आपकी फीस अपडेट हो जाती है या फिर वो रिफंड कर दी जाती है। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिया कि क्या रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर लेंगे उसके बाद क्या इंटरफेस आएगा वो भी आप यहाँ पर आगे जान लीजिए। अब गाइस यहाँ पर फीस जमा करने के बाद में जो आपके सामने डिटेल्स आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ये मैं आपको जब मैंने ये वीडियो सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर बनाई थी जब आपके फॉर्म शुरू हुए थे उससे मैं आपको ये जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर मैं 400 रुपये फीस पे करता तो वो वेस्ट चली जाती, क्योंकि जब मैंने इस फॉर्म की वीडियो बनाई थी सबसे पहले और तब जो मैंने फीस जमा की थी वो भी वेस्ट गई। बस उससे आप लोगों को सीखने को मिला कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। उस वक्त हमने ये वीडियो जब बनाई थी तब तक ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। अभी ये लिंक शायद एक्टिवेट आपका कर दिया हो, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो डिजिलॉकर के माध्यम से जानकारी की जो जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई है। आपको बोला है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध है उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। यानी कि जो डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर पर अवेलेबल है वो डिजिलॉकर से करें और जो नहीं है वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दे। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी इशू होगा कि हमने सर डिजिलॉकर से इन्फॉर्मेशन फैच नहीं की, हमने डायरेक्टली अपलोड कर दिया है। तो जब आपका एडिट का डेट आएगा तब आप उसको चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने स्कैन करके अपलोड किया तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें बिना इसके भी स्कैन करके फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो अगर डिजिलॉकर का लिंक आपके सामने आ रहा है, आप डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां से अपनी जो डिटेल्स है 10वीं की और आपका जो बाकी का है वो फैच कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फोटो है तो फोटो आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। एंड जैसे ही फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा इस तरह से। फिर आप सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि आपको ब्लैक पेन से करना है। इसको भी फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब आती है 10वीं की जानकारी। तो इसमें आपको डिजिलॉकर का ऑप्शन मिल सकता है जहां पर आपको 10वीं का जो मार्कशीट है वो डिजिलॉकर से फैच कर लेना है। कोई इशू आपको नहीं आएगा। अगर आप सिंपल स्कैन करके अपलोड करेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट इस चीज से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको डिजिलॉकर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आप डिजिलॉकर से इसको फैच कर लीजिएगा। डिजिलॉकर का अकाउंट तो आप सभी का बना ही होगा। अगर नहीं बनाया तो गूगल यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए कि डिजिलॉकर से कैसे, अगर नहीं बनाया तो डिजिलॉकर के ऊपर देख लीजिएगा वीडियो। अगर नहीं बना हुआ है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कि डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाएं, वहां से आपको सभी जानकारी क्लियर हो जाएगी। फिर आप सेम तरीके से 12वीं का सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास है डिजिलॉकर से करना चाहते हैं तो आप वो भी यहां कर पाएंगे। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देना है अगर आप यूपी से फॉर्म को भरे हैं। अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में यस किया था तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होगा और उस तरह से आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपका रेशन नंबर दिया है। एंड प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप 2024 के अंदर इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। जो इशू आ रहे थे शुरुआत में वो सभी सॉर्ट हो चुके हैं। एंड अगर कोई आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं उसके बारे में आपको और हेल्प दे सकूं और जानकारी दे सकूं। सो अगर आपने